एसी करंट यूज करेंगे। ओके, तो एसी करंट यूज करने के लिए सर्किट में हम क्या लगाएंगे? एक तो सप्लाई ऑफ सोर्स लगाएंगे, दूसरा जो एलिमेंट जिसमें एसी पास होगी वो एलिमेंट हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे ये एलिमेंट एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ये एलिमेंट एक कैपेसिटर हो सकता है, और ये एलिमेंट एक इंडक्टर भी हो सकता है, इंडक्टर कॉइल। इसमें से कोई भी हम एक एलिमेंट लगाएंगे। अल्टरनेटिंग करंट एसी जो कि चेंज होते रहती है, उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है अपने एलिमेंट के कारण, इसको हमने स्टडी करना है। इसमें डिफरेंट क्वांटिटीज कैसे चेंज होती हैं, उसके इक्वेशन में क्या चेंजेस होते हैं, ये सब चीज़ें हम उस सर्किट में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 बेसिक सर्किट स्टडी करेंगे। पहला बेसिक सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दूसरा बेसिक सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर है, और तीसरा बेसिक सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर है। ये 3 बेसिक सर्किट। पहला सर्किट हम स्टार्ट करते हैं, एसी करंट सर्किट विद प्योर रेजिस्टेंस। व्हेन वी से विद प्योर रेजिस्टेंस, तो हमारा ये मतलब होगा कि उस सर्किट में कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है और उस कैपेसिटर उसमें इंडक्टर भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ क्या लगा हुआ है? रेजिस्टर। सिर्फ रेजिस्टर होने से सर्किट कैसे बिहेव करेगा? तो दिस इज सर्किट डायग्राम। अल्टरनेटिंग करंट के लिए हमने ये साइन बनाया, जैसे हम सोर्स ऑफ बैटरी ये ऐसा रखते थे, माइनस और प्लस, जो कि एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस होता था। दिस इज सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये भी सोर्स ऑफ ईएमएफ है, लेकिन इसमें एक तरफ प्लस और माइनस नहीं है, क्योंकि इसका प्लस अल्टरनेटिवली चेंज होता रहता है। तो इसको हम साइन ऐसे बनाया करेंगे, एंड नॉट लाइक दिस। ओके, तो ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है। यहाँ पर हमने एक सिंपल रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया। दिस इज अल्टरनेटिंग करंट, प्रिलिमिनरी सर्किट रेजिस्टेंस के साथ। ये जो यहाँ सप्लाई करता है ईएमएफ, वो ईएमएफ कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ही लगातार ऐसा बदलता रहेगा। क्लियर? अब जब हम ऐसी करंट इसमें देते हैं, तो सॉरी ऐसा ईएमएफ इसमें लगाते हैं, तो ये करंट में कैसे कन्वर्ट होगा? यहाँ कितनी करंट फ्लो होगी? इस ईएमएफ के कारण यहाँ करंट निकालने के लिए हमने दोनों साइड को डिवाइड किया, डिवाइड बाय आर। तो इसको जब आर से डिवाइड किया, दिस इज ई अपॉन आर। आर की वैल्यू थ्रू आउट चेंज नहीं होती, करंट के चेंज होने से आर चेंज नहीं होता, इसलिए इस आर को हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। आर तो साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। E upon R is instantaneous current, E naught upon R is peak value of current, and this is our formula, I naught sin omega t। ये करंट का फॉर्मूला है, ये ईएमएफ का फॉर्मूला है। कल जो हमने चीज पढ़ी, दोनों में E और I में वेरिएशन हो रहे हैं, दोनों के वेरिएशन के टाइम को कंपेयर करें, क्या एक साथ हो रहे हैं या आगे पीछे हो रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था, किसे देखना? फेज। टी टाइम में इसका फेज कितना है? ओमेगा टी। टी टाइम में इसका फेज कितना है? ओमेगा टी। दोनों का फेज एक जैसा। अगर ये दोनों का फेज एक जैसा है, तो इसका मतलब दोनों का फेज π/2 जाएगा, फिर दोनों का फेज पाई आएगा, फिर 3/2 पाई जाएगा, फिर 0 जाएगा। तो दोनों एक साथ चलते हैं। इसका ये मतलब है, जब E बढ़ेगा तब I बढ़ेगा, जब E कम हो जाएगा तब I कम हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ नोट कर लेते हैं। E and I remain together or change together।
E and I change together. ठीक है? उसके बाद ये इस सर्किट में करंट को कितना अपोजिशन मिलता है, अपोजिशन करंट। अपोजिशन करंट बनाने के लिए हमने E0 सप्लाई किया और करंट कितनी बनी, I0। तो E0 अपॉन I0, वोल्टेज अपॉन करंट, दिस गिव्स द अपोजिशन टू द करंट। और इस केस में वो क्या है, आप जब रेजिस्टेंस लगाते हैं तो E और I का क्या रिलेशन होता है, E अपॉन I इज इक्वल टू R, दिस इज अपोजिशन टू करंट। ये चीज हमने नोट कर ली। ओके, इसके बाद हमने इसका वेव डायग्राम बनाया, टाइम t, एंड दिस इज चेंजेस फॉर EMF, E का ये डायग्राम है। ये हमने किसके बेसिस पर लिया, sin ओमेगा t, when t is equal to 0, sin ओमेगा t is 0, E is equal to 0, t is 0, E is 0। यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, I भी बिल्कुल वैसा ही है, तो I भी यहीं से स्टार्ट होगा। तो I का जब हम यहाँ डायग्राम बनाएंगे, that will be like this। ये I के ऑसिलेशंस को शो करता है, ठीक है। ये जो पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू ये किसका एम्पलीट्यूड दिखाती है, EMF का, और ये वाली जो पीक वैल्यू है ये किसका दिखाती है, I का। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, जब ये E 0 है तो I भी 0 है, जब E मैक्सिमम है तो I भी मैक्सिमम है, फिर से दोनों एक साथ 0 हैं, फिर से दोनों एक साथ नेगेटिव साइड में मैक्सिमम है, फिर दोनों एक साथ। तो इसका मतलब क्या है, E और I ये चेंज टुगेदर। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना, फेज डिफरेंस 0। ये डायग्राम इसका बन गया, दिस वी विल कॉल एज वेव डायग्राम। इसका फेजर डायग्राम कैसा होगा, वी विल मेक हियर फेजर डायग्राम। At any time when E0 is making a angle omega t, when the phase is omega t, then this is E, this is ये फेजर डायग्राम बन गया E का। I का फेजर डायग्राम, तो I का वेक्टर कहाँ लेना है। अब थोड़ा एक मिनट सब इधर ध्यान दीजिए, E का फॉर्मूला, I का फॉर्मूला, दोनों के फेज में कितना डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये ओमेगा टी एंगल पर बनता है तो इसका फेज भी कितना है, ओमेगा टी। इसलिए हम I यही बनाएंगे एज ये। तो I का भी फेज हमने कितना रखा, ओमेगा टी, E का भी कितना था, ओमेगा टी। तो एक लाइन के ऊपर ही उसकी लाइन आएगी, लेकिन उसकी लेंथ कम होगी। तो हम ये मानते हैं फिजिक्स में कि I EMF से छोटी क्वांटिटी है। जो छोटी क्वांटिटी है ये EMF है, ये EMF I को पैदा करता है, और EMF को जब हम छोटा कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, किससे, R से। जब हम EMF को R से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलता है, I। तो I कैसे मिला, EMF को डिवाइड किया, डिवाइड करने से EMF क्या हो जाएगा, छोटा कि बड़ा। किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो छोटी हो जाएगी, इसलिए ये क्वांटिटी EMF से छोटी है। तो I कैसा है, EMF से छोटा, ठीक है। इस तरह से ये माना जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर E को बड़ा रखा है, I को छोटा रखा है, E को बड़ा रखा है, I को छोटा रखा है। अब ये इसका I0 है, वेक्टर I0, और ये
ये इसकी वैल्यू है इंस्टेंटेनियस करंट आई। ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ था, ये इंस्टेंटेनियस करंट आई। ठीक है, तो ये क्या बन गया? फेजर डायग्राम। इधर हमने यूज नहीं किया है, नहीं यूज किया है तो हम इसको काट सकते हैं लाइक दिस। अब हमारी स्टडी कंप्लीट इस स्टेज पर, और इसमें पावर हम इसमें नहीं कर, पावर हम अलग से कर लेंगे, तीनों सर्किट अलग। फिलहाल हमने इसमें कितनी चीजें स्टडी की, इतनी ही चीजें हम हर एलिमेंट के साथ स्टडी करेंगे। इसका सीरियल देखिए, पहला सर्किट डायग्राम, दूसरा इक्वेशन, तीसरा करंट का इक्वेशन, चौथा फेज डिफरेंस ई और आई का, पांचवा अपोजिशन टू द करंट, छठवां वेव डायग्राम और सातवां फेजर डायग्राम। ये 7 चीजें आपको हर एलिमेंट के साथ याद होनी चाहिए। अभी इसके बाद कैपेसिटर यूज करेंगे, इंडक्टर यूज करेंगे, यही सारी चीजें फिर निकालेंगे। समझ में आया? तो इसको आप नंबरिंग देंगे, एग्जाम में नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, पर ये 7 फीचर आपको याद रखना। ठीक है, जब भी डिस्क्रिप्शन देना हो ये सातों चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में भी हेल्प करेगा, डेरिवेशन में भी हेल्प करेगा, और किसी भी तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा ये पॉइंट आपको हेल्प करेगा, अगर आपको हर पॉइंट अलग अलग याद है। ओके, सो दिस इज फॉर्मूला विद रेजिस्टेंस डिस्क्रिप्शन। द सेकंड सर्किट वी विल स्टडी, दैट इज द सर्किट विद इंडक्टर with pure inductor। ये एक इंडक्टर है, इस इंडक्टर की वैल्यू होगी इंडक्टेंस की, इसका कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस है L हेनरी, इसका कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस है। यहाँ से हम ईएमएफ को सप्लाई कर रहे हैं इन दोनों टर्मिनल से, और ये ईएमएफ एक वेरिएबल ईएमएफ है, दिस इज E नॉट sin ओमेगा t। हर सर्किट में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? हम ईएमएफ सप्लाई कर रहे हैं, कितना? P = E नॉट sin ओमेगा t। ऐसे हम ईएमएफ हमने स्टार्ट किया। ओके, अब इसमें करंट कितनी फ्लो होगी? इंडक्टर में एक प्रॉब्लम होता है, जैसे ही ईएमएफ इसमें करंट भेजता है, करंट को राइज करता है, ये एक उल्टा ईएमएफ बनाकर उस करंट को कम कर देता है। सो एट एनी इंस्टेंट जब ये अपना यहाँ से ईएमएफ सप्लाई करेगा, ये कितना करेगा? जब स्टार्ट होता है, जिस समय ये स्टार्ट होता है उस समय अप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बाद में क्या हो जाता है? अप्लाइड ईएमएफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होते जाता है, और थोड़ी देर बाद पूरा अप्लाइड ईएमएफ के कारण करंट फ्लो होने लगता है। तो at start of current, induced EMF is equal to ये हमको मालूम है L di/dt। induced EMF is L di/dt। ठीक है, this is opposite and equal to applied EMF। Therefore applied EMF is equal to अप्लाइड ईएमएफ कितना होगा? इसके इक्वल एंड अपोजिट, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसलिए अप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल टू, इसको अपोजिट कर दिया तो माइनस का
हो गया, so this is L di by dt. This is applied EMF at any instant. Applied EMF क्योंकि E क्या है, instantaneous, so applied EMF at any instant is L di by dt. What is di by dt? You know, it is rate of change of current. What is L? Inductance. Okay. So E is equal to L di by dt. इसमें अगर हम I का इक्वेशन बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? यहाँ पर देखिए, therefore di is equal to dt को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, L को यहाँ नीचे ले जाते हैं, so this will be E dt divided by L. एक इसकी वैल्यू आ गई di, चेंज इन करंट. अगर ये di की वैल्यू है तो इससे हम फुल I की वैल्यू निकाल सकते हैं. I is equal to integration of E dt upon L. This is equal to, so E है, this is EMF. EMF in AC circuit, यहाँ पर देखिए इसके बराबर होता है whenever time is t. EMF is a function of time. L is not a function of time. So this is a constant, this is a variable. Constant है तो इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू नहीं बदलती, so we can take it out 1 upon L और इंटीग्रेशन सिर्फ इसका करेंगे E into dt. E is a function of time and what is that function? E naught sin omega t. So this E we can write as E naught sin omega t. This is multiplied by dt और दोनों के मल्टीप्लिकेशन करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे. That will be what? I. This is equal to E naught is again a fixed value, a constant value, it does not change, so it will come out of integration and this is E naught upon L. अब इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? sin omega t dt. sin omega t dt का इंटीग्रेशन कितना होता है? cos omega t dt. cos omega t into d by dt of omega t. Sorry, not d by t. cos omega t divided by omega. ये सब आपने क्या हुआ इंटीग्रेशन? cos omega t divided by omega. This is integration of sin omega t minus. So this will be minus. ठीक है? फिर से कंफर्म कर लीजिए. माइनस cos omega t अपॉन ओमेगा, इसको डिफरेंशिएट करिए d by dt. हम लोग चेक कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करिए. ओमेगा इज ए कांस्टेंट तो ये तो आ गया -1 अपॉन ओमेगा, तो ऐसे ही रहेगा. d by dt किसका होगा? cos omega t. cos omega t का डिफरेंशिएट करिए, क्या होगा? sin omega t. cos omega t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin omega t. तो ये हो गया माइनस sin omega t and this is to be multiplied by d by dt of omega t. d by dt of omega t कितना होता है? ओमेगा. ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन. अब माइनस माइनस कैंसल, ओमेगा ओमेगा कैंसल, तो ये कितना आ गया? sin omega t. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin omega t. और sin omega t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्वांटिटी आनी चाहिए. यही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आपस में रिलेशन है. किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करो ये आएगा, तो इसको इंटीग्रेट करने से ये आएगा. समझ आ गया? इसलिए हमने यहाँ भी किया sin omega t dt को इंटीग्रेट किया तो क्या आ रहा है? माइनस cos omega t अपॉन ओमेगा. ठीक है? आप लोग कैलकुलस करते हैं, यू नो इट वेरी वेल. This is equal to E naught upon L omega. अब ये जो cos omega t है, इस पे हम थोड़ा सा लाते हैं, इसको sin में कन्वर्ट करते हैं.
cos ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट करिए, ओमेगा टी के साथ क्या चेंजेस होंगे, दैट विल बी sin 90 माइनस ओमेगा टी। फिर से cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, ये रेशियो सबको मालूम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin, ये माइनस सामने है, sin ओमेगा टी पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, अब देखिए एक और रिलेशन याद करिए, sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा। ये इक्वेशन आपको मालूम है, इसका ये मतलब है कि अगर sin थीटा के सामने माइनस है तो हम इसको पॉजिटिव ऐसे बना देंगे प्लस, लेकिन एंगल को क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। ये रिलेशन हम यहां पर लगाते हैं, कैसे, ये है माइनस sin थीटा, तो इस माइनस को हमने हटा दिया, इसको कर दिया प्लस। अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो थीटा को क्या करना होगा, माइनस थीटा, इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ ओमेगा टी माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस पाई बाय 2, दिस इज पाई। ओके, अब ये क्या चीज है, इंस्टेंटेनियस करंट, और ये इंस्टेंटेनियस करंट साइन कर्व के अनुसार ऐसे ही बदलती है, हम ज्यादा इसकी पीक वैल्यू कब आएगी, आंसर है इसकी पीक वैल्यू कब आएगी, जब साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1। उस समय करंट कैसी होगी, मैक्सिमम। उस मैक्सिमम करंट का हमने नाम रखा आई नॉट, मैक्सिमम करंट का नाम क्या रखा, आई नॉट। दिस करंट विल बी मैक्सिमम, दिस करंट विल बी मैक्सिमम I naught when sin is 1. Okay, then ये अब इक्वेशन कैसा लिखा जाएगा, I की वैल्यू क्या हो गई है, I naught is equal to E naught, no, I'm sorry, थोड़ा सा ठीक करते हैं, ठीक है, तो राइट, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, और ये इसकी वैल्यू हमने कितनी कर दी है, 1, तो ये क्या हो गया, 1। तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, ये किसकी वैल्यू आई, आई नॉट, मैक्सिमम करंट। अब अगर ई नॉट अपॉन एल ओमेगा तो हम आई नॉट मान लेते हैं, तो यहाँ पर इसको रख देंगे। अगर हम इसको यहाँ रखेंगे तो इसको रीराइट करते हैं, लेट अस टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Writing equation 2, I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2। ये इक्वेशन था ना, ये इसकी वैल्यू क्या रखी, I naught, okay, so I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. This is the equation of current. In AC circuit
विद प्योर इंडक्टर। I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2। ये हमको क्या दिखाता है? वैल्यू ऑफ I। जिस समय ये वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट I दिखा रहा है उस समय टाइम कितना हुआ है इसको देखकर बताइए। तो आंसर है उस समय टाइम हुआ है t, क्योंकि I किसके साथ रिलेटेड होता है? t के साथ। दैट इज इक्वेशन। यहाँ पर t कितना है? किस टाइम पर है? t टाइम। वो I कब है? t टाइम पर। तो all these instantaneous values are related to t time। नोट हो गया? अच्छा, अब आगे इसका अगला स्टेप यहाँ तक करें, नोट कर लीजिए। नोट करते हैं। इसमें हमने ये क्या बनाया? सर्किट। ये क्या चीज है? इक्वेशन ऑफ EMF। उसके बाद ये हमने बनाया इक्वेशन ऑफ करंट। अगली चीज क्या निकालनी थी? चौथा क्या निकालना? फेज डिफरेंस। t टाइम पर EMF का फेज कितना है बताइए। कहां से पता लगेगा? यहां से। किसका EMF पूछ रहा हूं? EMF का। इसलिए आप इक्वेशन किसका लिखोगे? EMF का। ये EMF का इक्वेशन लिखा हमने। तो t टाइम पर EMF का फेज कितना है? ओमेगा। यहां से फेज लिखिए, ठीक है। t टाइम पर करंट का फेज कितना है? t टाइम पर करंट का फेज कितना है? ओमेगा t माइनस पाई बाय 2, ठीक है। ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 के बराबर नहीं होता, मतलब दोनों अलग अलग फेज में चल रहे हैं। करंट का फेज कैसा है? EMF के फेज से पाई बाय 2 कम, पाई बाय 2 पीछे। इसको क्या बोलते हैं? पीछे। यानी पहले कौन चेंज होता है? E। उससे पाई बाय 2 फेज के बाद कौन चेंज होगा? I। ठीक है। तो ये है दोनों का फेज डिफरेंस। दोनों एक साथ नहीं बढ़ते। इस चीज को हम अगली चीज नोट करते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन E and I is pi by 2। EMF exceed current by pi by 2। इसी के लिए दूसरे शब्द यूज कर सकते हैं, that is I current lags EMF by phase pi by 2। ये याद रखिए। तो आगे कौन रहता है? EMF। पीछे कौन रहता है? करंट। इसका क्या मतलब है? जो कंडक्टर हमने लिया, वो सर्किट हमने लिया, पहले उस पे EMF फुल हो गया, लेकिन I फुल नहीं हुआ। I कब फुल होगा? I by 2 फेज के बाद, यानी टाइम t by 4 के बाद। उस t by 4 टाइम के बाद I उसमें फुल वैल्यू पर आता है, पर तब तक E वैल्यू और चला जाता है। E की वैल्यू तब तक 0 हो जाती है। ओके, ये। अब इसके बाद दो डायग्राम हम देखते हैं। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? अपोजिशन टू करंट। अपोजिशन टू करंट का फॉर्मूला क्या है? अपोजिशन टू करंट का जनरल फॉर्मूला याद रखिए, दैट इज E नॉट अपॉन I नॉट। E नॉट अपॉन I नॉट हर सर्किट में किसको रिप्रेजेंट करेगा? अपोजिशन टू करंट। इसमें पिछले सर्किट में E नॉट अपॉन I नॉट क्या था? R। इस सर्किट में कौन है? E नॉट अपॉन I नॉट। कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे। ये देखिए, I नॉट को इधर करिए। क्या हो गया? ये L ओमेगा। So L ओमेगा is E नॉट अपॉन I नॉट। तो L ओमेगा क्या? फिर से E नॉट को हमने एक
क्वांटिटी से डिवाइड किया और हमको क्या मिल गया, आई नॉट। हमारी आदत क्या है, ई नॉट को रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, क्या मिलेगा, आई नॉट। तो एल डब्ल्यू क्या है, एल ओमेगा क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, तो एल ओमेगा भी क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा। ये एसी करंट में एक नई चीज स्टार्ट हो रही है कि करंट को अपोज करने के लिए रेजिस्टेंस ई नहीं होता, एक और चीज भी होती है, कौन सी, एल ओमेगा। ठीक है, तो इसका हमको कैसे पता लगता है, आंसर है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट अपॉन आई नॉट। तो जो भी चीज ई नॉट अपॉन आई नॉट होगी वो क्या रिप्रेजेंट करती है, अपोजिशन टू करंट। इस सर्किट में ई नॉट अपॉन आई नॉट किसके बराबर है, एल ओमेगा, इसलिए एल ओमेगा क्या करेगा, अपोजिशन टू करंट। एल क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल। तो ये इंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा अपोज करेगा, समझ में आता है। इसी तरह से ओमेगा क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो यहाँ हम सप्लाई दे रहे हैं, इस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी ये है कि 1 सेकंड में ये कितनी बार चेंज होती है। इस पर डिपेंड करेगा कि जितनी बार ये चेंज होगा उतना ज्यादा ये अपोज करेगा। इस तरह से एक नई तरह का अपोजिशन हमको मिला, वो अपोजिशन कितना हुआ, एल ओमेगा। ये जो एल ओमेगा अपोजिशन है, अब हम इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। अच्छा, अब मेरे पास बोर्ड में जगह खत्म हो गई, तो व्हाट वी कैन डू, ये सब आपने नोट कर लिया, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ, देखिए अपोजिशन हमें क्या मिला, एल ओमेगा। अपोजिशन टू करंट एल ओमेगा। एल इसकी हार्डवेयर की एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। एल का फॉर्मूला क्या होता है, N1 N2 एरिया, इस पर डिपेंड करता है जितनी नंबर ऑफ टर्न्स है जितना बड़ा एरिया है, ठीक है। वो तो हमने जो इसका लगा दिया तो एल की वैल्यू। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये जो हमने यहाँ पर ईएमएफ लगाया इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। हम एक ऐसा ईएमएफ लगा सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 है, एक ऐसा ईएमएफ लगा सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 5000 है, एक ऐसा ईएमएफ लगा सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 मिलियन है। एक ईएमएफ हम लगाते हैं अपने मोबाइल से, मोबाइल से जो हम ईएमएफ लगाते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ट्रिलियन में होती है, बिलियन में, ठीक है। 50 लाख 500 लाख इतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी का एक बहुत बड़ा रेंज हमारे पास अवेलेबल है, हम कुछ भी लगा सकते हैं। और उस फ्रीक्वेंसी के कारण क्या चेंज हो जाता है, अपोजिशन। तो ये जो अपोजिशन है ये क्या करता है, हमने जो फ्रीक्वेंसी लगाई उससे रिएक्ट कर, हमने एक एक्शन किया। हमारा एक्शन क्या है, एसी सप्लाई लगाना, जो कि 50 बार चेंज होती है 1 सेकंड में। तो यहाँ हम क्या रख देंगे, 50। अगर हमने यहाँ 50 रखा तो एल ओमेगा की कुछ वैल्यू आई, दैट इज अपोजिशन टू करंट। तो हमारे 50 फ्रीक्वेंसी के रिएक्शन में उसने एक अपोजिशन बनाया। अब अगर उसको हटा के हमने दूसरी करंट वहां पर लगाई जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5000, तो इसके अपोजिशन का क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये उसको बहुत ज्यादा अपोज करेगा। पर पहले तो उतना नहीं कर रहा था, तो आंसर है ये हमेशा हमारी फ्रीक्वेंसी को रिएक्ट करके अपना अपोजिशन डिसाइड करता है। इस सर्किट का अपोजिशन कैसे डिसाइड होता है, फ्रीक्वेंसी को रिएक्ट कर, क्योंकि ये रिएक्ट करके डिसाइड करता है। जैसे हमने बोला कि ठीक है डीसी लगा लो, डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0, क्योंकि वो तो बदलती नहीं, 0। तो अपोजिशन कितना हो गया, 0, कोई अपोज नहीं करेगा। जहां हमने ऐसा उलट पलट किया, अपोजिशन चालू। जितनी
बात करेंगे उतना ज्यादा अपोजिशन। ठीक है, तो ये इसका अपोजिशन क्या करता है, हमारी फ्रीक्वेंसी को रिएक्ट करता है। इसलिए इस अपोजिशन को हमने नया नाम दिया, इसका नाम दिया रिएक्टेंस। क्या नाम इसका, रिएक्टेंस। तो अब इसी में आप एक नई चीज पढ़ेंगे, नई क्वांटिटी आ गई, दैट इज रिएक्टेंस। क्यों नाम रखा गया रिएक्टेंस, समझ में आया? बिकॉज इट रिएक्ट्स टू द क्वांटिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये रिएक्टेंस किसने बनाया है, इंडक्टर ने बनाया है, इसलिए इसका हम नाम दे देते हैं इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका अब हम लोग एक साइन भी देना चाहते हैं, जो साइन देना चाहते हैं एल और ओमेगा, ये दोनों अपनी अपनी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। एल इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस फॉर दिस कॉइल, ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द डीसी सप्लाई। तो इसमें अपोजिशन कौन, रिएक्टेंस कौन, तो इसलिए हमने इस क्वांटिटी को नया नाम दिया एंड वी कॉल इट एक्स। इंडक्टर के कारण है तो हमने लगा दिया एल, इसका नाम क्या हो गया, एक्सएल। एक्सएल क्या चीज है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये नई क्वांटिटी आपको मिली, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, और इस एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, एल ओमेगा। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा के साथ साथ बदल दी जाती है। हमारे किसी पर्टिकुलर सर्किट में जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो क्या डिसाइड करेगी, अपोजिशन की। ठीक, तो इस तरह से अपोजिशन अलग अलग होगा, अलग अलग सप्लाई के लिए। क्यों, हर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। ये क्या चीज डिसाइड करता है, तो आंसर है ये सर्किट में करंट को डिसाइड करता है, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या है, E नॉट अपॉन L ओमेगा, L ओमेगा इज व्हाट, XL। अब हम करंट का फॉर्मूला बनाते हैं, दैट इज I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन XL। ये फॉर्मूला करंट का बना। रेजिस्टेंस वाले में करंट का क्या फॉर्मूला था, E नॉट अपॉन R। इसमें करंट का फॉर्मूला क्या है, E नॉट अपॉन L ओमेगा। ये तो करंट किस पर डिपेंड करती है, एक्सएल पर डिपेंड करती है। एक्सएल किससे बना है, एल और ओमेगा से बना। ठीक है, अब एक सर्किट में जो करंट फ्लो होती है उसमें हम दो तरह के करंट को डिस्कस करेंगे, एक डीसी करंट और एक एसी करंट विद हाई फ्रीक्वेंसी। अगर करंट स्टडी है, ये दो केसेस लेते हैं, फॉर स्टडी करंट एंड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी करंट। और स्टडी करंट, अगर स्टडी करंट एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो इसकी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, 0, नो चेंज। एक सेकंड में कितनी बार चेंज होती है, 0 बार, तो ओमेगा इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, एल इंटू ओमेगा 0। अगर एक्सएल इज इक्वल टू 0 हो गया तो करंट का क्या होगा, current is equal to E naught upon 0. That current will be maximum. XL 0 means what? Opposition 0, no opposition. तो जो भी करंट की वैल्यू होगी बिना अपोजिशन के वैसे ही मेंटेन होगी। So there is no opposition by inductor to a steady current. No opposition टू स्टडी करंट और डायरेक्ट करंट। ये जो बैटरी की करंट होती है, वी कॉल इट डायरेक्ट करंट डीसी, इसको इंडक्टर अपोज नहीं करता। लेकिन फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज ओमेगा वेरी लार्ज। If this omega is very large, then XL is L omega and this is very large. अगर ये XL बहुत लार्ज हो गया, ये XL बहुत लार्ज हो गया, तो करंट कैसे हो जाएगी, XL
कनेक्टर इज वेरी लार्ज तो द करंट विल बी वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल हो सकता है अगर हमने एक्सेल बहुत ज्यादा रखा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो ये इतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है कि करंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, यानी करंट पास नहीं हो। ठीक है, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एक्सेल no current is allowed. No current is allowed. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? लॉ एसी। तो हम इसके मोटे मोटे रिजल्ट याद कर लेते हैं। An inductor, how does it behave with DC and DC? दोनों को देख के बताइए। इसको अलाउ करता है और इसको ब्लॉक कर देता है। DC को अलाउ कर देता है और AC को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो R क्या करता था? R को अपना अपोजिशन एक जैसी वैल्यू देता है, उसको कोई मतलब नहीं है AC है या DC है। ठीक, तो ये AC को ब्लॉक कर देता है, DC को जाने देता है विदाउट एनी अपोजिशन। अब हम देखते हैं इसका डायग्राम, ब्रीफ डायग्राम एंड हमने क्या देखा इसमें? E और I का फेज डिफरेंस कितना
होना चाहिए पाई बाई क्यू, और ये डायग्राम लिखा है, तो ये उसका डायग्राम है। फिर से देखिए इस टाइम पर आ जाइए, इस टाइम में E का फेज कितना है पाई, E का फेज पाई और I का फेज कितना है पाई बाई 2, व्हाट इज द डिफरेंस पाई बाई 2। फिर ये 0, इसके बाद ही ये 0 बनता है, I पीछे पीछे आता है, इसके पीछे पीछे, पहले ये 0 बना फिर I 0 बना। अब ये माइनस पीक वैल्यू पहुंचा, इसके बाद में ये माइनस वाली पीक वैल्यू पहुंचा, तो आगे आगे पहले कौन वैल्यू अपनी बढ़ाते जाता है E, उसके बाद कौन वैल्यू बढ़ाता है I, ये हमको यहाँ दिखता है। तो ये जो E और I ऐसे इकट्ठे चलते थे, जब इंडक्टर का सर्किट लगता है ऐसे होता है, पहले कौन चलता है E और उसके पीछे पीछे कौन चलता है I, तो ये E और I। अगर हम इसको इससे दिखाएंगे, ये E के चेंजेस हैं, E प्लस हुआ 0 हुआ, माइनस हुआ 0 हुआ, प्लस 0 माइनस 0, ये I मैक्सिमम 0, फिर उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर 0, दोनों ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्यों, दोनों AC ये, लेकिन ये जब ऐसे पहुंचता है तो ये 0, फिर जब ये ऐसे हो जाता है तो ये ऐसा हो जाएगा, इसके पीछे पीछे इसको चलना, तो ये ऐसा हो गया। अब ये यहाँ से उल्टा चला, ये क्या हो गया 0, तो ये भी क्या होता है 0, जितनी देर में ये 0 होता है E/4 टाइम में, उतनी देर में ये कहाँ हो गया मैक्सिमम उल्टी डायरेक्शन में, तो ये भी उलटता है उल्टी डायरेक्शन में जाने के लिए, ये भी पहुंचता है उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम, पर तब तक टाइम T4 लगा, ये क्या हो गया 0, इसलिए ये भी 0 की तरफ चलता है, जब तक ये 0 पहुंचता है ये क्या हो गया प्लस, तो ये हमेशा आगे आगे, ये हमेशा पीछे, दोनों की वैल्यू अलग अलग, क्यों, क्योंकि AC में हर मोमेंट पे वैल्यू बदल रही है। अगर ये T/4 पीछे रह गया तो इसकी वैल्यू अलग चलेगी, इसकी वैल्यू अलग चलेगी, कितनी कितनी चलेगी तो हमको यहाँ से दिखती है, जब इसकी वैल्यू फुल तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू इतनी तो इसकी वैल्यू, इस तरह से वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। और ये दोनों ग्राफ आपको क्या दिखाते हैं, हाउ EMF एंड I आर चेंजिंग टुगेदर, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब ये है इसका वेव डायग्राम E और I, ये E है और ये I, ये वेव डायग्राम बना लीजिए, इनकी वैल्यू लीजिए इस तरह से। अब इसके बाद हम लेते हैं फेजर डायग्राम, ये है E0, तो E0 से I0 कितना पीछे है I/2, तो इससे 90 डिग्री बनाते हुए ये पीछे, ये क्या बना I0, इसकी लेंथ आप इससे थोड़ा सा कम रखेंगे क्योंकि I E से छोटा होगा, E0, ये दोनों घूम रहे हैं, कितने फेज डिफरेंस से घूम रहे हैं पाई/2, ठीक है, ये फेजर है। हाँ, इंस्टेंटेनियस जब टाइम T है तो ये वाला एंगल कितना है ओमेगा-t, इस समय इंस्टेंटेनियस E की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, आंसर है इस पर हम प्रोजेक्शन करेंगे, ये हमको देता है हाउ मच इंस्टेंटेनियस E, ये बताइए, अगर आप सोच सकते हैं बताइए कि ये वाला प्रोजेक्शन लेके इसको हम E क्यों नहीं मान लेते, इसको E क्यों नहीं मानते, इसको E क्यों मानते, वेरी गुड, क्योंकि हमारा रिलेशन क्या है E0 sin थीटा, sin ओमेगा, ये वाला कंपोनेंट कौन सा है cos, ये वाला कंपोनेंट sin और E किसके बराबर होता है sin ओमेगा t, इसलिए ये होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये नहीं, ओके। I0 की वैल्यू हमने रखी दिस इज I0 और इसका
इसका एंगल कितना है? तो आंसर है दिस एंगल इज ओमेगा नॉट माइनस पाई बाई 2 ओमेगा 2 पाई। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से प्लस डायरेक्शन में गए ओमेगा नॉट, माइनस डायरेक्शन में वापस आए पाई बाई 2। तो ये एंगल कितना हुआ इसके साथ? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। समझ आया कैसे हो गया? ये हमारी रेफरेंस लाइन है, टाइम इज इक्वल टू 0 की लाइन है। यहाँ से टी टाइम में कितना एंगल बना? ये है ओमेगा टी और वापस आए पाई बाई 2। तो ये लाइन कितने एंगल को रिप्रेजेंट करती है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। I इज इक्वल टू आई नॉट। आई का फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन फैक्टर। साइन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? ये अगर हम ऐसा कर दें तो ये कॉस फैक्टर और ये वाला साइन फैक्टर, तो ये है I विच इज इक्वल टू आई नॉट साइन फैक्टर टी। तो ये क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस E, और ये क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस I। E is what? E naught sin omega t. I is what? I is equal to I naught sin here omega t minus pi by 2. समझ आया? तो ये दोनों वेक्टर आप देखिए, E naught को घुमाइए, E ऊपर नीचे होता जाएगा ऑसिलेटिंग। I naught को घुमाइए, I ऊपर नीचे होता जाएगा ऑसिलेटिंग। इस तरह से E और I की वैल्यूज लगातार ऑसिलेट करती रहती हैं और दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना? पाई बाई 2। ये बिहेवियर हमको कब नजर आता है? जब हम सिर्फ क्या फिट करते हैं? इंडक्टर। ठीक है, फिर से अगर हमको EMF से करंट को पाई बाई 2 पीछे करते हैं तो हम सर्किट में क्या लगाते हैं? इंडक्टर। दूसरा, इसी को उल्टा करिए, अगर हमारे सर्किट में कहीं से इंडक्टर लग गया तो करंट का क्या होगा? पीछे हो जाएगी, लेट हो जाएगी। कितनी लेट हो जाएगी? T/4 टाइम से फेज के शब्दों में पाई बाई 2 फेज से पीछे हो जाएगी। ठीक है, हम नहीं चाहते तो भी हो जाएगी, क्योंकि क्या लगा है? इंडक्टर। तो इंडक्टर हमेशा करंट को EMF से पीछे कर देता है, लेट कर देता है। यही चीज पंखे में होती है। पंखे के अंदर इंड्यूस EMF बनाने के लिए, एडी करंट बनाने के लिए हम कॉइल बनाते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन कॉइल अपने आप में क्या है? इंडक्टर। तो अगर वो इंडक्टर है तो करंट को क्या कर देता है? पीछे कर देता है। और कितना पीछे? पाई बाई 2। जब E फुल होगा तो करंट कैसी होगी? 0। आगे जाके हम पढ़ेंगे पावर में, E into I is power, वोल्टेज into करंट। तो E into I 0 हो गया, पावर 0, पंखा नहीं चला। तो अगर सिर्फ इंडक्टर है तो एक पंखा नहीं चलेगा, उसमें हम कुछ करेक्शन करते हैं। वो करेक्शन अब हम अगले सर्किट में पढ़ते हैं, दैट इज सर्किट विद प्योर कैपेसिटर। तो अगला सर्किट लिखिए, सर्किट विद प्योर कैपेसिटर। ये इसके 7 पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट थे, ऑल आर डन। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज AC सर्किट विद प्योर कैपेसिटर। इस सर्किट में ये अल्टरनेटिव करंट का सोर्स, ये यहाँ से EMF सप्लाई कर रहा है। E is equal to E naught sin omega t, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ये कैपेसिटेंस इसका C है। ओके, ये हमने इसमें करंट लगाया। अब इसकी बाकी चीजें स्टडी करते जाते हैं। ये EMF लगाने से इसमें कितनी करंट पैदा होगी? करंट पैदा करने के लिए, इसको देखने के लिए देखिए, जब भी हम कोई कैपेसिटर लगाते हैं तो हमें इक्वेशन मालूम है, उसका इक्वेशन Q is equal to C into V या V is equal to Q upon C. Okay. So at any instant when EMF is E, तो इसके यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है? E। ये हम I की कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। At an instant when voltage across capacitor
when voltage across capacitor is E, then dq is equal to E into C into V. ये फॉर्मूला हमारा, तो we will write it C into V. क्या है? Q is equal to C into V, और ये P की वैल्यू क्या है? E. ठीक है? इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम. Therefore, dq by dt is equal to d by dt of CE. Okay. dq by dt is d by dt of C into E. और अब देखिए C is capacitance. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमको मालूम है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम किससे दिखाते हैं? फॉर्मूला बताइए क्या रहता है? रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला, यस, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये फॉर्मूला होता है. तो ये इसके एरिया और इसके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ईएमएफ पे डिपेंड नहीं करता. तो दिस इज ए कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं होगा, वी विल राइट इट सी. डिफरेंशिएट किसको करेंगे? ई को. क्या ई टाइम का फंक्शन है? आंसर है यस, ई टाइम का फंक्शन है. इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? ई नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, ई नॉट साइन ओमेगा टी. नाउ वंस अगेन ई नॉट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, वो भी बाहर आ जाएगा. So what we get here is equal to C E naught sin omega t. लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? dq by dt. dq by dt किसका फॉर्मूला? Yes, dq by dt is I, correct? So this is I, instantaneous current. तो ये हमको करंट का फॉर्मूला मिला I इज इक्वल टू C E नॉट साइन ओमेगा टी. ओ हाँ, अभी हमको वो करना है डिफरेंशिएशन अभी करना है. d by dt ऑफ साइन ओमेगा टी. d by dt ऑफ साइन ओमेगा टी कितना होता है? cos ओमेगा टी. सो वी विल राइट इट हियर cos ओमेगा टी. So I is equal to C E naught, and this will be cos omega into very good into omega. ठीक है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी into d by dt of ओमेगा टी. ओमेगा डी का डी बाई डी ओमेगा. तो ये आ गया. अब ओमेगा इज अगेन ए कांस्टेंट, तो ये कितना हो गया? सी ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी. दिस इज आई. तो आई के लिए आई किस पर डिपेंड करती है? कॉस ओमेगा टी पे. ये तीनों तो कांस्टेंट हो गए, तो आई इसके इस पर डिपेंड करेगी. ठीक. अब कॉस ओमेगा टी हमको पसंद नहीं है. क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि ये हमको कंपेयर नहीं करने देती इसके साथ, ई के साथ. ई का फेस यहाँ पर, ये कौन सा फंक्शन है? साइन. इसलिए हमको अगर वो साइन में मिल जाए तो हम दोनों के फेस को कंपेयर कर सकते हैं. साइन के फेस के साथ कॉस के फेस को डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, तो उसको हम बदल लेते हैं. ट्रिग्नोमेट्री अलाउज इट, एंड दिस इज इक्वल टू सी ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. ये इक्वेशन आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? वेरी गुड, आज पढ़ लीजिए. क्या इक्वेशन है? cos थीटा इज इक्वल टू साइन
थीटा प्लस 90, दैट इज 90 प्लस थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। ये तो आपने खुद पढ़ा है, राइट? तो sin 90 प्लस थीटा भी कितना होता है? cos थीटा। समझ में आया? ओके, तो ये रिलेशन ये वाला नहीं, तो चाहते तो इसको भी कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे, फिर इसको क्यों? फिर से ये कभी कभी बहुत छोटी सी चीज है, कोई पूछ सकता है कि हम इसको 90 प्लस ओमेगा टी और ये क्या है 90 माइनस ओमेगा टी, ये दोनों किसके बराबर होते हैं? cos ओमेगा टी के बराबर। तो जब हमने cos ओमेगा टी को कन्वर्ट किया तो 90 प्लस ओमेगा टी क्यों लिया, 90 माइनस ओमेगा टी क्यों लिया? तो इसका आंसर ये है कि जो हमारे ईएमएफ का फेस है, ईएमएफ का फेस, उसमें ओमेगा टी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। ओमेगा टी कैसा है? पॉजिटिव। अगर हमको इसके साथ कंपेयर करना है कि आई इसके आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, तो हमको किस तरह के एक्सप्रेशन चाहिए? हमको चाहिए ओमेगा टी प्लस 90 या ओमेगा टी माइनस 90। 90 माइनस ओमेगा टी से हम फेज डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उसमें ओमेगा टी क्या है? माइनस, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इसलिए हम इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, तो हम इसको चॉइस करते हैं। ठीक है, उसको क्यों चॉइस करते हैं? व्हाट इज वन लाइन आंसर? बिकॉज वी वांट ओमेगा टी टू बी पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने इसको ले लिया। अब क्योंकि ये इसके बराबर होता है, इसीलिए बेसिकली आप इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, होता है। ठीक है, ये लिया, तो ये हमारा आई का फॉर्मूला। ये आई मैक्सिमम कब होगा? आई विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू आई की क्या होती है? आई नॉट। आई विल बी मैक्सिमम आई नॉट व्हेन sin is equal to 1। ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, अदरवाइज आई ऐसा ऐसा चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कब होगा? जब साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आई नॉट बन गया, आई नॉट। इसको जब 1 बनाते हैं तो इसको 1 बना दो, ये क्या आ जाएगा? सी ओमेगा ई नॉट, ईएमएफ, ये आ गया आई नॉट। तो ये है करंट, ये है ईएमएफ, ये इसका रिलेशन आ गया। ओके, अगर ये आई नॉट के बराबर है तो इस वैल्यू को यहां रख देते हैं 1 में। Therefore, इक्वेशन 1 विल बी कितना हो जाएगा? I is equal to, this is I naught sin omega t plus pi by 2. This is equation of current. कैपेसिटर के सर्किट में ये इक्वेशन ऑफ करंट होता है। इंडक्टर के सर्किट में आपने देखा था आई किसके बराबर होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इसमें क्या है? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके, ठीक है, ये हमने करंट का बना लिया। अब 5वीं चीज बताइए, इनके फेज का क्या रिलेशन? ई और आई एक साथ बढ़ते कम होते हैं कि कोई आगे है और कोई पीछे? आगे कौन है? आई आगे, उससे कितना आगे? पाई बाय 2। तो इसको हम क्या कहेंगे? ई लैग आई बाय 2, या इसको ये करेंगे आई एक्सीड ई बाय 2।
ये दोनों का कंपैरिजन हो गया, ऑन आगे ऑन पीछे। इसमें इस सर्किट में जब एसी कंटिन्यूअस फ्लो हो रही है तो पहले कौन बढ़ता है, आई, और उसके बाद कौन बढ़ता है, ई। ठीक है, इस तरह से आगे अपोजिशन क्रिएटेड बाय कैपेसिटर के लिए हमको क्या चाहिए, ई नॉट अपॉन आई नॉट। ये वाले इक्वेशन से आई नॉट को इधर लेकर आए तो ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा, 1 अपॉन सी ओमेगा। दिस इज अपोजिशन क्रिएटेड बाय। क्या इसकी कुछ वैल्यू होती है, आंसर है होती है, बहुत वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि सी माइक्रो करंट मिलता है। अगर ये माइक्रो है तो इसकी पावर कितनी होगी, 10 की पावर -6। ऊपर गया तो क्या हो गया, हाँ, दिस इज अपोजिशन। तो कैपेसिटर बहुत अपोजिशन क्रिएट करता है, 10 की पावर 6। देख रहे हैं इस तरह से। अच्छा, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा होगी तो अपोजिशन भी कैसा हो जाएगा, कम या ज्यादा। इसका मतलब ये अपोजिशन भी फ्रीक्वेंसी को रिएक्ट करता है, ये अपोजिशन भी फ्रीक्वेंसी को रिएक्ट करता है, इसलिए हमने इसका नाम भी क्या रखा, रिएक्टेंस। तो दिस इज अगेन रिएक्टेंस। रिएक्टेंस इसका नाम एक्स, लेकिन कौन सा एक्स, रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर। इसको पूरा हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, and it has got value 1 upon C omega. Omega is what, 2 pi f frequency. करंट कैसे निकालेंगे, ये करंट I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन XC। यहां से हमने लिया तो I किसके बराबर होता है, E नॉट अपॉन XC। अब XC हमको दिख रहा है, E नॉट को क्या कर रहा है, डिवाइड, इसलिए ये क्या है, पोजीशन कर सकते। तो पोजीशन किस पर डिपेंड करता है, C की वैल्यू पर। XC किसके बराबर है, 1 अपॉन C ओमेगा। अब आप मुझे बताइए, इफ DC डायरेक्ट करंट ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो करंट कैसी होगी, इफ ओमेगा इज इक्वल टू 0 तो ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट। हाउ मच इज द अपोजिशन, इनफाइनाइट। अगर अपोजिशन इनफाइनाइट होगा तो करंट तो नहीं जाने देगा, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। कौन सी, XC इनफाइनाइट, नो करंट। तो हमने ये पढ़ा, कैपेसिटर डू नॉट अलाउ DC, कैपेसिटर डू नॉट अलाउ। डू नॉट अलाउ का मतलब क्या होता है, दूसरा शब्द ब्लॉक, कैपेसिटर ब्लॉक्स DC, कैपेसिटर ब्लॉक्स DC। अब DC की जगह हमने AC लगाई या कोई ऐसी करंट लगाई जो ऐसे अल्टरनेट होती है, जैसे हमारे मोबाइल से करंट जाती है, अल्टरनेट होती है। इट हैज गॉट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई, 5 लाख, 1/5 है, तो XC क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 रहेगा कुछ, पर उसकी जो फिनिश वैल्यू होगी that will be tending to 0। अगर इसकी वैल्यू खत्म हो गई, इसकी वैल्यू खत्म हो गई, I नॉट इज इक्वल टू E नॉट, यानी I बनेगा, करंट बनेगा, करंट को अलाउ करेगा क्योंकि अपोजिशन क्या हो गया, 0। So for high frequency XC is equal to 0 या very small, therefore current allowed, तो कौन सी करंट अलाउ हुई, तो कैपेसिटर
इसको ब्लॉक करता है, इसको अलाउ करता है। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को अलाउ करता है। इंडक्टर ने क्या किया था, डीसी को अलाउ और एसी को ब्लॉक। ये दोनों का नेचर अलग अलग होता है। कैपेसिटर कैसा फेज डिफरेंस पैदा करता है, कौन आगे कौन पीछे, आई आगे और ई पीछे। अगर हम एक सर्किट में लगातार ई देना शुरू करते हैं, वो आई बनाता है। वो आई उससे आगे आगे रहेगा कि पीछे पीछे, आगे आगे। ठीक है, तो कैपेसिटर हमेशा आई को क्या कर देता है, आगे। तो ये ई ऐसा चल रहा है इस तरह से। तो जैसे ये 0 है, हम देखते हैं आई ऐसा, फिर ये ऐसा हो गया, आई 0, फिर ये 0 हुआ, आई ऐसा। तो आई किधर है, आगे आगे, और कैपेसिटर उसके पीछे पीछे। ऐसा ही होता है कैपेसिटर में। क्यों, पहले हम आई से उसको चार्ज देते हैं, फिर उसमें क्या डेवलप होता है, सी। क्यू से क्या डेवलप होता है, सी इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर का चैप्टर याद करिए। कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लाते हैं, पहले उनको क्या देते हैं, चार्ज। उस चार्ज के कारण वो इंड्यूस करेगा, फील्ड बनाएगा, उसमें क्या डेवलप हो गया, तो हमेशा पहले कौन जाएगी, करंट चार्ज को लेकर, फिर कैपेसिटर में क्या डेवलप हो जाएगा, वी। तो ई आगे, वी पीछे। ये किसका फीचर है, कैपेसिटिव सर्किट का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कैपेसिटर क्या काम करता है, ई से आई को आगे कर देता है। इंडक्टर क्या काम करता है, ई से आई को पीछे कर देता है। अब पंखे में हमसे इंडक्टर बन गया, जरूरी था, वो क्या करता है, आई को ई से पीछे कर देता है, उससे हमको पावर मिली। हम चाहते दोनों एक साथ चले। उस आई को जो पीछे हो गया है, उसको हमने आगे करना। आगे करने का काम कौन करता है, कैपेसिटर। इसलिए हम जानते हैं इसके साथ एक कैपेसिटर और लगा देते। तो इंडक्टर ने क्या किया, आई को पीछे, कैपेसिटर ने क्या किया, उसको आगे, और फिर ई के बराबर लाके खड़ा कर दिया। अब क्या होगा, ई चेंज होगा, आई चेंज होगा, दोनों ही करते हैं। एनीवे, दैट इज सेकेंड स्टेज। उस पर हम फिर आएंगे जब पावर स्टडी करेंगे। फिलहाल कैपेसिटर में हमने पढ़ा कि ये इसको पीछे ले जाता है, और ये हमको कहां से पता चलता है, ये हमको यहां से भी पता चलता है कि आई का फेज प्लस पाई बाई 2 होता है। ठीक है, अब एक छोटा सा इसमें डायग्राम बना लीजिए। लास्ट एंड दैट इज वेव डायग्राम एंड फेजर डायग्राम। बोलिए डायग्राम, वेव डायग्राम कैसा होगा, दिस इज ई। तो आई को इससे आगे रहना है, तो आई का डायग्राम बनेगा पाई बाई 2 यहां से। इस डायग्राम में देखिए, ये आई पहले पीक पर पहुंची, उसके बाद ई पीक पर पहुंचा, ये आई, फिर आई 0 आई, उसके बाद ई 0 आया। तो इसमें आगे कौन चल रहा है, आई। यहां पर इसका फेज कितना है, पाई बाई 2। तो यहां आई का फेज कितना है, पाई। ठीक है, यहां पर ई का फेज कितना है, 0। तो आई का फेज कितना है, पाई बाई 2। तो आई हमेशा इसे बड़ा फेज करती है, पाई बाई 2। पहले आई और उसके पीछे पीछे ई। दिस इज वेव डायग्राम इन कैपेसिटिव सर्किट। अब ये है वेव डायग्राम। अब इसके बाद हम लेते हैं फेजर डायग्राम।
नॉट ने कितना एंगल बनाया, ओमेगा टी। देखिए आई नॉट का फेस कितना होगा, इससे π/2 ज्यादा, ये है आई नॉट, इससे इसका मैग्नीट्यूड कम होगा और इसका फेस ओमेगा टी में 90 और ऐड हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 90। तो इंस्टेंटेनियस ई की वैल्यू यहाँ रही, ये है इंस्टेंटेनियस ई विच इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये वैल्यू दिस इज इंस्टेंटेनियस आई विच इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये है फेजर डायग्राम इन केस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो अब आपने सारे के सारे पॉइंट पढ़ लिए। तो कैपेसिटर हमेशा क्या करता है, फेज करंट के फेज को आगे कर देता है। इंडक्टर क्या करता है, करंट को डिले कर देता है, पीछे कर देता है, लेकिन दोनों के दोनों टाइम डिफरेंस पैदा कर देते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग जो पहले डिस्कस कर रहे थे, ये ट्रिग्नोमेट्री की आपकी इक्वालिटी है, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पहले पढ़ा हुआ है, sin 90 प्लस और cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस, ये दोनों। ठीक है, इसमें से हमको एक चुनना था, हमने कौन सा चुना, 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो इसको आप बुक में से देखिए, ये आप पहले प्रूव कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, मैथमेटिक्स में, दैट sin 90 प्लस थीटा इज इक्वल